जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं जनरल स्टडीज एमसीक्यू फॉर एसएससी सीजीएल मेंस सीएचएसएल और एसएससी जीडी। 25 क्वेश्चन इसमें लेके आया हूं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो पहले प्रश्न की ओर से बात करता हूं। और दोस्तों अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पहला प्रश्न 26 से लेकर 50 तक इसमें प्रश्न है, मतलब 25 प्रश्न है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। क्या कहा गया? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा आपका सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना। दोस्तों आगरा को भारत की ताज नगरी भी कहा जाता है। भारत की ताज नगरी किसे कहा गया? तो आगरा को ताज नगरी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों सिकंदर लोदी जो है, ये इसका एक नाम और भी है, गुलरुखी। ये गुलरुखी के नाम से उर्दू की नज़्म लिखता है, तो ये भी आप याद रखना। ये पूछ लेता है कि गुलरुखी किसका नाम था, तो सिकंदर लोदी का। तो आगरा शहर का संस्थापक है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम कब बनाया था? दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली शुरू की थी वो की थी 1835 में। ऑप्शन सी 1835। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था आपका विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी। विलियम बेंटिक वही है जिसने सती प्रथा का अंत भी करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, क्या भारत में कोई ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है? हाँ, एक अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है और एक नागालैंड। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राजभाषा क्या है दोस्तों? वो है आपका अंग्रेजी। दोनों आप याद रखना। और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन लिपि। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये हमारा पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट का ये जो दक्षिणी भाग है, ये वाला भाग, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? दोस्तों ये भाग है तमिलनाडु का। और तमिलनाडु का भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कोरोमंडल तट। ठीक है दोस्तों, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक फैला हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। और कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश आता है, यहाँ आंध्र प्रदेश होगा। यहाँ आपका आंध्र प्रदेश के नीचे आओगे तमिलनाडु होगा, पुडुचेरी होगा और नीचे। तो ये बहुत सारे राज्य आपको मिलेंगे, ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मालाबार तट। केरल का तट क्या कहलाता है? तो केरल का तट को मालाबार तट कहलाता है और ये पश्चिमी तट है। मालाबार का तट जो है ये पश्चिमी तट है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया कोंकण तट। दोस्तों गोवा और महाराष्ट्र का तट क्या है आपका? वो है आपका कोंकण तट। गोवा और महाराष्ट्र का तट कहलाता है कोंकण तट, याद रखना। और यहाँ पे लिखा है उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा का तट उत्तरी सरकार तट कहलाता है, उड़ीसा। इसका सही जवाब है उड़ीसा, तो ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा, जिसे जिंदागढ़ पीक भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, अरमाकोंडा पीक ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? दोस्तों यूरोप और एशिया के बीच जो पर्वत सीमा बनाता है वो पर्वत है आपका यूराल पर्वत, ऑप्शन सी। यूराल पर्वत, ये आप याद रखिएगा। ये पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये एशिया को यूरोप से अलग करती है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है हिमालय। हिमालय पर्वत दुनिया का यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है और हिमालय पर्वत की कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर, ये भी आप याद रखना। हिमालय पर्वत, हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तैथिस सागर से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति कौन से सागर से मानी जाती है? तो दोस्तों तैथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों आल्पस। आल्पस पर्वत ये यूरोप में मिलेगा आपको, यूरोप में। और एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। और एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम एंडीज है, याद रखना इसके बारे में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ओरोलॉजी क्या होता है? ओरोलॉजी, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब होता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये आप याद रखें, यूरोप और एशिया की सीमा पर कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। दोस्तों कौन सा ऐसा धारा है इसमें जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो 30 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, जबकि अल नीनो, जेट स्ट्रीम और तिब्बत का पठार ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अल नीनो की धारा कहाँ से उत्पन्न होती है? ये होती है आपकी प्रशांत महासागर में। अल नीनो की धारा प्रशांत महासागर की धारा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों मानसून। अगर आपसे पूछे कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो वह आपका अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। और मानसून का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक वर्ष में मतलब मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन आना मानसून कहलाता है। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये सारे बिंदु आप याद रखें। वैसे भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना, वो कौन से मानसून से होती है? दोस्तों भारत में यहाँ से एक मानसून उठेगा और ये मानसून होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा करने वाला मानसून कौन सा है, वो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की डल्ली राजहरा की पहाड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहरा की पहाड़ी है और ये प्रसिद्ध है लोहे के उत्पादन के लिए। ऑप्शन ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यहाँ से हेमेटाइट निकलता है, मैग्नेटाइट निकलता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक डांस याद ना, पंडवानी। छत्तीसगढ़ का एक डांस याद रखिएगा, पंडवानी डांस। ये बहुत आता है एग्जाम में, छत्तीसगढ़ का डांस है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया है आपका तांबा। दोस्तों तांबे का एस्क है क्यूपराइट। तांबे का एस्क है क्यूपराइट और तांबा पहली धातु थी जो मानव के द्वारा खोजी गई थी। ये भी आप याद रखें। दोस्तों कोयला लिखा गया है भारत में सबसे मतलब कोयले की 4 किस्में हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीत कोयला, AbLP। ये आप याद रखना। सबसे अच्छी किस्म का कोयला है वो है आपका एंथ्रासाइट, और कोयला अवसादी चट्टान में मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है कोयला। ये भी आप याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ होती है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होती है। तो डल्ली राजहरा की पहाड़ी ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए जो कुल मतलब समय है वो कितना होना चाहिए? दोस्तों यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 माह के अंदर जो है भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और आर्टिकल 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, लेकिन 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के पद को भरना अनिवार्य होता है। याद रखिएगा इसके बारे में। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। और भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अभी जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और ये संथाल जनजाति से संबंधित है। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, संथाल जनजाति में से संबंधित है और उड़ीसा में मयूरभंज में ये पैदा हुई थी। तो राष्ट्रपति जो है वो हमारी द्रौपदी मुर्मू है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है यदि वह बिना सूचना के डैश कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहता है? दोस्तों यदि कोई व्यक्ति 60 दिनों की अवधि से अधिक समय तक संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी संसद सदस्यता क्या होगी? रद्द की जा सकती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 60 दिन तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत में जो संसद है, संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अभी क्वेश्चन आया कि लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा गया है? दोस्तों लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? दोस्तों वर्तमान में भारत में जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें आपका बिहार है, बिहार, यूपी है, बिहार, उत्तर प्रदेश है, और कौन सा? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कितने हो? 4 हो गए। उसके बाद में आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद संचालित है आज के समय। हालांकि 7वां राज्य पश्चिम बंगाल हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है। देखना पहली बात होगी होता है या नहीं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखना विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होती है, लेकिन विधानसभा में न्यूनतम 60 होते हैं। ये आप याद रखना, विधानसभा में 60 और विधान परिषद में न्यूनतम 40 होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 35।
तो क्वेश्चन संख्या 35 क्या कहा गया क्वेश्चन संख्या 35 में, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है। दोस्तों अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है, यदि किसी देश में आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है, क्या बोले, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है, तो अनुकूल व्यापार संतुलन वाले देशों में लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलती है। तो इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल व्यापार शेष का आशय है कि निर्यात अधिक है और आयात क्या है, कम है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में आयात निर्यात बैंक कब बना था। भारत में आयात निर्यात बैंक कब बना था, क्या बताएंगे आप इसके बारे में। तो आप याद रखना, भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में। 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी, बहुत आता है एग्जाम में। और इसका इंग्लिश नाम क्या है, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में आई थी। न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना जो आई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये आई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी, न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना जो थी एक तरह का नवाचार था। 1974 से 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चली। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली थी। तो 1974 से 1978 4 साल हो गए, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली थी, ये भी आप याद रखें। और दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था, 5वीं में। दोस्तों क्या आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कहाँ बनी थी। दोस्तों पंचवर्षीय योजना भारत में तो बाद में बनी, लेकिन दुनिया में सबसे पहले बनी थी यूएसएसआर में। सोवियत संघ दुनिया का पहला देश था जिसने पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी थी। और पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है दुनिया में, जोसेफ स्टालिन। सोवियत संघ का व्यक्ति है जोसेफ स्टालिन, इसने पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी थी, ये भी आप याद रखें। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, या तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तब होगा, या पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं। आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो झुक के चलने लगते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो या तो कैल्शियम की कमी हो जाए, या फिर किसकी मात्रा बढ़ जाए, पैराथार्मोन की मात्रा बढ़ जाए, तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है। ये हड्डियों का रोग होता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगी। दोस्तों यदि आप पानी को गर्म कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसका आयतन पहले क्या होगा, आयतन पहले घटेगा, फिर उसके आयतन में वृद्धि होगी। तो आयतन पहले घटेगा और उसके बाद में आयतन में वृद्धि हो जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु अनुपात होता है, 2:1 अनुपात। जल का भार कितना होता है, 18 होता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है। पानी पीने से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, 0 कैलोरी। पानी पीने से कोई ऊर्जा हमारे शरीर को नहीं मिलती, 0 कैलोरी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है। मतलब आपने ओवन देखा होगा दोस्तों, खाना पकाने का एक नई सिस्टम है। तो ओवन में कौन सी तरंगें प्रयोग होती हैं। दोस्तों ओवन में प्रयोग होती है माइक्रोवेव। ऑप्शन सी, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किस में किया जाता है, ओवन में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। पराबैंगनी किरणें, दोस्तों पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं। एक तो UVA, UVB और UVC। सबसे ज़्यादा घातक जो होती हैं वो आपकी UVC होती हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि कौन सी पराबैंगनी तरंगें सबसे खतरनाक होती हैं, सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, वो होती है आपकी UVC। और पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है, ओजोन परत करती है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा चलिए अगले प्रश्न की ओर। जब बर्फ़ के 2 घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनका मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है। अच्छा दोस्तों कहने का मतलब है कि एक बर्फ़ का टुकड़ा ये है और इसके ऊपर आपने एक टुकड़ा और रख दिया, तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो ये दोनों चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों, बर्फ़ के 2 टुकड़े आपस में चिपकेंगे, इसका कारण तो आपको याद रखना है सहसंयोजक बंध। बर्फ़ के 2 अणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनता है, जिसके कारण बर्फ़ जो है वो चिपक जाती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है ये बताइएगा ज़रूर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विद्युत प्रदाय करने के लिए किया जाता है? दोस्तों विद्युत प्रदाय करने के लिए हम प्रयोग करते हैं जेनर डायोड का। ऑप्शन ए जेनर डायोड, ये भी आप याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। डायोड का प्रयोग किया था और कौन सा डायोड? जेनर डायोड, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो सीसा संचायक बैटरी होती हैं इसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। सीसा संचायक सेल में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसको कहा जाता है। और दोस्तों इसे किंग ऑफ केमिकल, कभी क्वेश्चन आए कि किंग ऑफ केमिकल किसे कहा गया? दोस्तों किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में, मतलब हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और ये पाचन में सहायक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सीसा संचायक सेल ये सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों जितने भी खनिज तेल हैं इनका क्या नाम होता है? तो दोस्तों इनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन सी सभी खनिज तेल हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का अवशेष देखा जाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, वो सब आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, फिर एलिफेटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, वो सब बहुत दूर की बात है, आप इतना याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि कार्बनिक पदार्थों का सबसे मेन कार्बन मतलब घटक क्या है? कार्बनिक पदार्थों का सबसे मेन घटक कार्बन ही होता है, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई क्या है? दोस्तों प्रोटीन की इकाई है एमिनो अम्ल, ये आप याद रखना। और प्रोटीन जो होता है ये इसकी कमी से मरास्मस और क्वाशियोर रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। जब सीपीयू जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तो डेटा व प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? दोस्तों जब एक सीपीयू प्रोसेस कर रहा है तो डेटा जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा मेन मेमोरी में। ऑप्शन ए मेन मेमोरी में रखा जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म है, याद रखना इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 20 जनवरी 1957 को की गई थी और ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। अच्छा अगर आपसे पूछे कि भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन है तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। क्लियर हुआ? याद रखिएगा इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका परमाणु अनुसंधान केंद्र, एक और याद रखना कलपक्कम परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों कलपक्कम परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका तमिलनाडु में है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आईएनएस कलवरी क्या है? दोस्तों आईएनएस कलवरी ये हमें बताना है क्या है? तो कलवरी एक पनडुब्बी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है आपका पनडुब्बी है आईएनएस कलवरी। अच्छा दोस्तों मैं बात करूं भारत में विमान वाहक पोत के बारे में, तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कोचीन शिपयार्ड ने बनाया, इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आपके लिए, तो याद रखना भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत। और कलवरी क्या है? कलवरी एक पनडुब्बी है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मई 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवर लेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बना था? तो दोस्तों कौन सा ऐसा देश है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? वो है आपका ब्रिटेन इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन आए कि ब्रिटेन जिसका नाम है वो कितने देशों का समूह है? ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड के बाद में वेल्स आता है, वेल्स के बाद में स्कॉटलैंड आता है। तो ये 3 देशों का समूह क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है ब्रिटेन, ये आप याद रखना। क्वेश्चन हुआ? क्लियर हुआ? ब्रिटेन का पीएम कौन है? ऋषि सुनाक है। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों जापान का एक नाम और भी है निप्पन। जापान का एक नाम और है निप्पन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो होन्शु द्वीप पर आती है दोस्तों। और जापान की संसद को डायट कहा जाता है, जापान की मुद्रा येन कहलाती है, मुद्रा येन संसद डायट। और इसका अन्य नाम क्या है? निप्पन। नेपाल के बारे में आप जानते हैं, राजधानी काठमांडू है, सार्क का मुख्यालय यहाँ पर है, इसका पशु जो है वो गाय है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा माना जाता है? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है आपका मैन बुकर अवार्ड, ये भी आप याद रखें। और मैन बुकर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। मैन बुकर अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी। अच्छा दोस्तों किसको मिला 2022 में मैन बुकर अवार्ड? तो वो मिला था सेहान करुण तिलका को मैन बुकर अवार्ड दिया गया। सेहान करुण तिलका
और ये कहाँ का है दोस्तों, ये श्रीलंका का है। सेहान करुण तिलका जो है ये श्रीलंका का है, इसे मिला मैन बुकर अवार्ड। कौन से उपन्यास के लिए? द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा, द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा, द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा के लिए इसको दिया गया कौन सा अवार्ड? मैन बुकर अवार्ड। ये भी आप याद रखना दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है पुलित्जर अवार्ड, ये पत्रकारिता में मिलता है। पुलित्जर अवार्ड, इसे पत्रकारिता का नोबेल कहा जाता है, याद रखना, पत्रकारिता का नोबेल। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 49, फूलों वालों की सैर नामक त्यौहार कहाँ पे मनाया गया है? दोस्तों फूलों वालों की सैर जो त्यौहार होता है ये मनाया गया दिल्ली में। ऑप्शन बी दिल्ली। दोस्तों दिल्ली में ना 2 केंद्र याद रखना, एक तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भारत में कहाँ पर है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में ही है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली। और आपको क्या याद रखना है? भारत में केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारत में केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है आपका? तो ये आपका नई दिल्ली में है, ये भी आप याद रखिएगा। दिल्ली का वास्तुकार है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि रऊफ कहाँ का डांस है, तो रऊफ है आपका जम्मू कश्मीर का। और एक डांस और याद रखना, हिकत। हिकत भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का डांस है हिकत। दोस्तों जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क भी है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और दाचिगाम नेशनल पार्क है। और जम्मू कश्मीर में करेवास होते हैं, केसर के बागानों को क्या कहा जाता है? करेवास कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। केरल, भारत में मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों 2023 का क्रिकेट विश्व कप जो होगा ये भारत में होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, भारत में। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि क्रिकेट विश्व कप कौन सी संस्था कराती है? आईसीसी कराती है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी कब बनी थी? 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका दुबई में। तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला वनडे मैच कब खेला गया था, तो दोस्तों दुनिया का पहला वनडे मैच खेला गया था 5 जनवरी 1971 को। 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दुनिया का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था, ये भी आप याद रखें दोस्तों। चलो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अभी अंधे लोगों का क्रिकेट हुआ था, ब्लाइंड वर्ल्ड कप, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, ये किसने जीता और किसको हराकर जीता है? ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 ये किसने जीता, किसको हराकर? तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।